नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के सुर्खियों पर डालते हैं। सिद्धारमैया ने हासन सेक्स स्कैंडल की सीबीआई जांच से इनकार किया। प्रहलाद जोशी भी प्रज्वल मामले में सीबीआई जांच की वकालत करते हैं। कर्नाटक भाजपा के देवराजे गौड़ा को कथित यौन उत्पीड़न और ब्लैकमेल के आरोप में गिरफ्तार किया गया। बरगढ़ पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। बोले, शहजादे की उम्र से भी कम सीटें जीतेगी कांग्रेस। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर किया बड़ा हमला। चुनावी भाषण को लेकर कही ये बात। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने हासन सेक्स स्कैंडल की सीबीआई जांच से इनकार करते हुए कहा कि उनकी सरकार को कर्नाटक पुलिस पर पूरा भरोसा है। विपक्षी दलों की सीबीआई जांच की मांग को दरकिनारा करते हुए उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि मामले में कोई अंतर्राष्ट्रीय कोड नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा केंद्रीय एजेंसी की जांच पर दबाव बनाने के लिए मामले को इस तरह पेश कर रही है। उन्होंने कहा, विपक्षी दलों को कर्नाटक पुलिस पर भरोसा रखना चाहिए। अगर उन्हें एसआईटी पर भरोसा नहीं है तो वे किस पर भरोसा करेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले सीबीआई के खिलाफ बोलने वाले बीजेपी और पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा को अचानक केंद्रीय एजेंसी से प्यार हो गया है। सिद्धरामैया ने कहा कि सीएम के रूप में अपने पिछले कार्यकाल के दौरान उन्होंने डीके रवि, केजे जांच और परेश मेस्टा मामलों को सीबीआई को भेज दिया था, लेकिन उनका कोई नतीजा नहीं निकला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जो अब सीबीआई जांच की मांग कर रही है, उन्होंने अपने शासन के दौरान भ्रष्टाचार के कई मामलों की केंद्रीय एजेंसी से जांच का आदेश नहीं दिया। यह पूछे जाने पर कि क्या जेडीएस नेता एचडी रेवन्ना को छोटी एफआईआर पर गिरफ्तार किया गया था, उन्होंने कहा कि अगर होली नरसीपुरा विधायक ने कोई गलती नहीं की है तो उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन क्यों किया है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका क्यों खारिज कर दी। केंद्रीय संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने हासन के सांसद प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े कथित सेक्स स्कैंडल की एसआईटी जांच पर सवाल उठाए हैं और मांग की है कि मामले में सच्चाई सामने लाने के लिए जांच सीबीआई को सौंपी जाए। पत्रकारों से बात करते हुए जोशी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार क्षुद्र राजनीति में लिप्त है और उन्हें प्रज्वल रेवन्ना मामले में पीड़ितों को न्याय दिलाने की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने मांग की, अगर राज्य सरकार सीबीआई जांच के लिए तैयार नहीं है तो 5 में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री को शिवकुमार को बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि मामले में उनकी संलिप्तता का आरोप लगाया जा रहा है। रेवन्ना के खिलाफ तुरंत एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की गई। 21 अप्रैल को ही प्रज्वल से जुड़े कथित अश्लील वीडियो वायरल हो गए। 22 तारीख को उनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया गया। अगर उनमें नैतिकता है तो सिद्धरामैया और शिवकुमार दोनों को इसका जवाब देना चाहिए। रोकते समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। भारतीय जनता पार्टी भाजपा नेता देवराज गौड़ा को पुलिस ने शुक्रवार 10 मई को चित्रदुर्ग जिले के हिरियूर में गिरफ्तार कर लिया। यह बात होली नरसीपुरा में एक महिला की शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न और ब्लैकमेल का आरोप लगाते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर दर्ज किए जाने के एक दिन बाद आई है। एक अन्य शिकायत में देवराज पर शिकायतकर्ता के पति के खिलाफ जातिवादी अपशब्दों का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया गया था। महिला ने 1 अप्रैल को देवराजे के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, लेकिन प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर में यह उल्लेख नहीं है कि कथित हमले कब किए गए थे, केवल यह कि वे कई महीनों में हुए थे। देवराजे भाजपा नेता थे जिन्होंने जनता दल सेकुलर सांसद प्रज्वल के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों के बारे में कर्नाटक भाजपा के शीर्ष अधिकारियों को एक पत्र भेजा था, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र ने जवाब देते हुए पत्र मिलने से इनकार किया था। देवराजे 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान होली नरसीपुरा में भाजपा के उम्मीदवार भी थे, लेकिन हार गए थे।
सुपर 60 योजना के तहत एसएसएलसी की पढ़ाई कर रहे 60 छात्रों को परसिवरेंस एनआईईटी अकादमी में विशेष प्रशिक्षण दिया गया। गुरुवार को परसिवरेंस एनआईईटी अकादमी की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रशिक्षित छात्रों ने अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण होकर चिकबल्लापुर जिले और उनके संस्थानों को गौरवान्वित किया है। अकादमी ने कहा कि चिकबल्लापुर जिला शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है और विधायक प्रदीप ईश्वर जिले में सुपर 60 नामक अभिनव योजना लेकर आए। इसके तहत चिकबल्लापुर निर्वाचन क्षेत्र के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले गरीब परिवारों, अनाथों और एकल माता पिता के बच्चों के 60 बच्चों का चयन अनुमति के साथ किया गया और उन्हें प्रशिक्षित किया गया। विज्ञप्ति में कहा गया है कि एसएसएलसी परिणामों से पता चला है कि विधायक की योजना को अभूतपूर्व सफलता मिली है। विधायक प्रदीप ईश्वर ने छात्रों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और योजना के तहत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को बधाई दी। फिर से रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चौथे चरण के लिए 13 मई को मतदान किया जाना है। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार करने के लिए ओडिशा पहुंचे हैं। ओडिशा के कंधमाल में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। तो बता दें कि कंधमाल के बाद पीएम मोदी ने मुलंगीर में चुनावी रैली की और अब बरगढ़ में विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इसके बाद पीएम मोदी झारखंड के चतरा जाएंगे। पीएम मोदी ने बरगढ़ में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्षी दलों पर खूब निशाना साधा। साथ ही उन्होंने जनता से वोट देने की अपील की है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि 25 साल में कोई जवान होकर अपनी पीढ़ी शुरू कर देती है, लेकिन बीजेडी की सरकार गरीबी से ओडिशा को बाहर नहीं निकाल पाई। आज पूरे ओडिशा में बीजेडी के नेताओं के खिलाफ बहुत गुस्सा है। लोग एक ही बात कहते हैं, कहते दिन साइबो ओडिशा। पीएम मोदी ने कहा कि मैं आपसे डबल आशीर्वाद मांगने आया हूं। बरगढ़ से प्रदीप पुरोहित और संबलपुर से धर्मेंद्र प्रधान को जिताकर सांसद भेजना है। दूसरा आशीर्वाद कि हमारे तमाम साथी विधानसभा के उम्मीदवारों को जिताकर भुवनेश्वर में सरकार बनानी है। पीएम ने कहा कि जब आप इन सबको जिताएंगे तो ओडिशा में डबल इंजन की सरकार बनेगी। पीएम बोले कि देश के कई भागों में 3 चरण में मतदान हुआ है। मैं आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ और बहुत ही विश्वास के और जनता जनार्दन के आशीर्वाद दिए, उस आशीर्वाद की ताकत के भरोसे साफ साफ देख रहा हूं कि 4 जून को एनडीए का 400 पार करना पक्का हो चुका है। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी विपक्ष भी बन नहीं पाएंगे। उसके लिए उसे शहजादे की उम्र से भी कम सीटें मिलने वाली है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी भाषणों को खोखली बातें करार दिया और आरोप लगाया कि वह राजनीति का इस्तेमाल केवल सत्ता हासिल करने के लिए कर रहे हैं, न कि लोगों की सेवा के लिए। वह नंदुरबार लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार गोपाल पाड़वी के समर्थन में यहां एक जनसभा को संबोधित कर रही थी। बता दें कि पीएम मोदी ने एक दिन पहले इस आदिवासी बहुल निर्वाचन क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित किया था। प्रियंका ने कहा, पीएम मोदी जो भी बोलते हैं वे खोखली बातें हैं जिनमें कोई वजन नहीं होता। उन्होंने कहा, मुझे नरेंद्र मोदी की किसी आदिवासी के घर जाकर उनकी समस्याएं समझने की एक तस्वीर दिखाई है। प्रियंका ने लोगों से कहा, आपकी संस्कृति और परंपरा का सम्मान करना राजनीतिक नेताओं का कर्तव्य है। भाजपा आदिवासियों की संस्कृति और परंपरा का सम्मान नहीं करती। उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नए सांसद भवन का उद्घाटन करने और अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई। कांग्रेस नेता ने कहा कि जब वास्तव में सम्मान देने की बात आती है तो मोदी जी पीछे हट जाते हैं। प्रियंका ने कहा, मोदी जी एक बच्चे की तरह रोते हैं और कहते हैं कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। यह सार्वजनिक जीवन है। इंदिरा गांधी से सीखे, दुर्गा जैसी महिला जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, उनकी बहादुरी, साहस और दृढ़ संकल्प से सीखे, लेकिन आप तो उन्हें राष्ट्र विरोधी कहते हैं।
आप उनसे क्या सीख सकते हैं? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि 3 चरण में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए के सभी साथी दल 200 सीटों के आंकड़े के करीब पहुंच गए हैं। चौथे चरण में एनडीए को सबसे ज्यादा सफलता मिलेगी। शाह ने कहा कि एनडीए 400 पार से और आगे बढ़ेंगे। चौथे चरण में आंध्र और तेलंगाना में एनडीए कंप्लीट स्वीप करने जा रही है। 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम आएंगे। 2 दक्षिण भारत में कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में सबसे बड़ा दल बीजेपी बनकर उभरेगा। सबसे ज्यादा सीट बीजेपी को मिलेगी। तेलंगाना में 10 से ज्यादा सीटें मिलेगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बयान पर अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ही देश का नेतृत्व करेंगे। गृह मंत्री ने कहा कि 75वें साल का रिटायरमेंट पीएम मोदी के लिए नहीं है। केजरीवाल सिर्फ 1 जून तक प्रचार के लिए बाहर हैं। मैं अरविंद एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं कि पीएम मोदी 75वें साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये बीजेपी के संविधान में कहीं नहीं है और कहीं नहीं लिखा है। 75वें साल के बाद प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। पीएम मोदी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। बता दें कि केजरीवाल ने दावा किया था कि पीएम मोदी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एक तरफ यूपी अलायंस है, दूसरी तरफ एनडीए है। एक तरफ 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करने वाली कांग्रेस और सहयोगी दल है, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी 23 साल से दीपावली की भी छुट्टी लिए बगैर सैनिकों के साथ देश के बॉर्डर पर त्योहार मनाते हैं, जबकि दूसरे नेता गर्मी बढ़ते ही छुट्टी पर विदेश चले जाते हैं। 20 बार लॉन्च करने के बाद भी लॉन्च नहीं हो पाए। अब 21वीं बार विफल कोशिश कर रहे बीआरएस और कांग्रेस ने सरकार बनाने का ठेका मजलिस को दे रखा है। वरुण गांधी को पीलीभीत से टिकट नहीं दिए जाने पर मां मेनका गांधी का बयान सामने आया है। मेनका गांधी ने कहा, वहां से वरुण को होना चाहिए था, लेकिन पार्टी ने फैसला कर लिया है। बस इतनी सी बात है। इससे पहले मेनका गांधी ने कहा था कि वह तो इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश है कि वह बीजेपी में है। इसके लिए मेनका ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को धन्यवाद भी दिया था। वरुण गांधी अब क्या करेंगे, इस सवाल के जवाब में मेनका ने कहा कि ये तो उनसे पूछे कि वह क्या करना चाहते हैं। हम चुनाव के बाद इस पर विचार करेंगे, अभी समय है। उन्होंने कहा था कि पार्टी ने अब जो फैसला लिया है उसके लिए मैं आभार हूं। मैं बहुत खुश हूं कि मैं सुल्तानपुर वापस आई, क्योंकि इस जगह का एक इतिहास है कि सुल्तानपुर में कोई भी सांसद दोबारा सत्ता में नहीं आया। टिकट मिलने के बाद यह उनका सुल्तानपुर का पहला दौरा था। हाल ही में पीएम मोदी ने पीलीभीत में जनसभा को संबोधित किया था। इस दौरान वरुण गांधी नजर नहीं आए थे। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भगवान राम का अपमान करने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को कहा था कि यह पार्टी तुष्टीकरण के दलदल में इतना डूब गई है कि उससे कभी बाहर नहीं निकल सकती। मोदी ने पीलीभीत में आयोजित चुनावी रैली में कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर तीखे प्रहार किए थे। उन्होंने कहा था, सपा और कांग्रेस के इंडी गठबंधन को भारत की विरासत की परवाह ही नहीं है। जेल से बाहर आने के बाद सीएम केजरीवाल ने बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी कहते हैं कि वो भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं, लेकिन देश के सबसे बड़े चोर उच्चकों को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। उन्होंने ऐसे लोगों के सारे ईडी सीबीआई के मामले खत्म कर दिए। मैं पीएम मोदी से कहना चाहता हूं कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो केजरीवाल से सीखिए। केजरीवाल ने कहा कि उन्हें गिरफ्तार करके पीएम ने मैसेज दिया कि अगर मैं केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकता हूं तो किसी को भी कर सकता हूं। पीएम मोदी द्वारा एक बेहद खतरनाक मिशन चालू किया गया है। देश को यह समझने की जरूरत है, पीएम मोदी देश के सारे नेताओं को खत्म करना चाहते हैं। वो 1 नेशन 1 लीडर चाहते हैं। मोदी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले। केजरीवाल ने कहा कि आज एक तानाशाह देश का लोकतंत्र खत्म करना चाहता है। मैं तन मन धन से तानाशाह से लड़ रहा हूं। 140 करोड़ लोगों से भीख मांगने आया। मेरे देश को बचा लो, मेरा सब कुछ देश के लिए ही कुर्बान है। केजरीवाल ने कहा कि 2014 में पीएम मोदी ने नियम बनाया था कि जो भी 75 साल का होगा उसे रिटायर कर दिया जाएगा। अडवाणी जी, जोशी जी, सुमित्रा महाजन, यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। पीएम मोदी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। पीएम मोदी से पूछना चाहता हूं कि आपके पीएम कौन होंगे। केजरीवाल ने कहा कि इनकी बीजेपी सरकार बनी तो सीएम योगी को निपटाएंगे, अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे। पीएम मोदी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। ये मोदी की गारंटी कौन पूरी करेगा? क्या अमित शाह करेंगे? जो वोट देना चाहे सोच कर जाना, मोदी जी को नहीं अमित शाह को वोट देने जा रहे हो। एक बार फिर से रुकते एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इजरायल और हमास के बीच बीते 8 महीनों से जंग जारी है। फिलहाल जिस तरह के हालात के नजर आ रहे हैं, उससे जंग खत्म होती नजर नहीं आ रही है। इजरायल रफा पर जमीनी हमले की तैयारी में है, तो अमेरिका समेत दुनिया के कई देश इजरायल के इस कदम का विरोध कर रहे हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र में फलस्तीन को पूर्ण सदस्य बनने को लेकर 10 मई को वोटिंग हुई। भारत समेत 143 देशों ने पक्ष में वोट किया, जबकि अमेरिका और इजरायल समेत 9 देशों ने इसके खिलाफ वोटिंग की। 25 देशों के यूएनए में गैर मौजूदगी रही। फलस्तीन के पूर्ण सदस्य बनने के प्रस्ताव पर हुई वोटिंग से इजरायल भड़का हुआ नजर आया। संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के राजदूत गिलाद एडर्शन ने नाराजगी व्यक्त करते हुए संयुक्त राष्ट्र चार्टर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इजरायली राजदूत एर्दान ने फलस्तीन को संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्य बनाए जाने को यूएन चार्टर का उल्लंघन करार दिया। उन्होंने कहा कि इस फैसले ने पिछले महीने सुरक्षा परिषद में अमेरिकी वीटो को पलट दिया है। एर्दान ने कहा कि वह यूएन चार्टर की धज्जियां उड़ाते हुए मौजूद सदस्यों को आईना दिखा रहे हैं। अफगानिस्तान के बघलान प्रांत में बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ में शुक्रवार को कम से कम 50 लोगों की मौत हो गई। तालिबान के एक अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि बाढ़ का असर राजधानी काबुल पर भी पड़ा है। बघलान में प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के प्रांतीय निदेशक हिदायतुल्लाह हमदर्द ने बताया कि बाढ़ से घरों और संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि बाढ़ आने के बाद से अनेक लोग लापता हैं, इससे मृतक संख्या बढ़ने की आशंका है। प्राकृतिक आपदा प्रबंधन मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल्ला जानन शेख ने कहा कि बाढ़ का असर राजधानी काबुल पर भी पड़ा है। उन्होंने बताया कि बचाव टीम भोजन और अन्य सहायता भी पहुंच रही है। शेख ने कहा कि अधिकारियों का पूरा ध्यान बचाव अभियान पर है और वहां हताहतों की संख्या तथा बाढ़ से हुए नुकसान के बारे में आने वाले समय में सटीक जानकारी दे पाएंगे। पिछले महीने भी देश में भारी बारिश और बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में कम से कम 70 लोगों की मौत हो गई थी तथा लगभग 2000 घर, 3 मस्जिदें और 4 स्कूल क्षतिग्रस्त हो गए थे। शेख ने बताया कि हजारों लोगों को मानवीय सहायता की जरूरत है। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। सिद्धारमैया ने हासन सेक्स स्कैंडल की सीबीआई जांच से इनकार किया। प्रहलाद जोशी भी प्रज्वल मामले में सीबीआई जांच की वकालत करते हैं। कर्नाटक भाजपा के देवराज गौड़ा को कथित यौन उत्पीड़न और ब्लैकमेल के आरोप में गिरफ्तार किया गया। बरगढ़ पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। बोले, शहजादे की उम्र से भी कम सीटें जीतेगी कांग्रेस। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर किया बड़ा हमला। चुनावी भाषण को लेकर कही ये बात। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।